दशकों से टोंक शहर में पानी के भरने की वजह से, गंदगी की वजह से इस पूरे इलाके में लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था और कई बार हमने कोशिश करी। मुझे खुशी इस बात की है कि आज लगभग 2 करोड़ रुपए लगाकर इस पूरे जो ये तालाब सा बना हुआ है, इस गंदगी में पूरा सफाई कर इसके भराव कर मशीनें लगाकर इस पे एक पार्क बनेगा और अंडर वाटर जो ड्रेनेज है वो सीधा बड़े नाले में चली जाएगी, ताकि लोगों को गंदगी और बीमारी का जो दिक्कत बनी थी उससे निजात मिलेगा। अधिकारी बोल रहे हैं कि लगभग 10 से 12 महीने लगेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी काम को खत्म करें ताकि अगली बारिश से पहले यहाँ पर सफाई कर भराव कर एक अच्छा पार्क बन जाए, ताकि यहाँ पर एक, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल इलाका है यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, लोगों के वॉक करने के लिए खुला एक अच्छा पार्क बनेगा तो लोगों को सहूलियत मिलेगी। शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रशासन, सरकार अतिक्रमण खाली करवाएं ताकि लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं उसका हम उनकी भरपाई कर सकें। लेकिन खुशी है मुझे कि आज मैंने हमारे राज्यसभा के सांसद नीरज जी से आग्रह किया और निवासी से आग्रह किया, तो राज्यसभा के सांसदों के सांसद कोष से हम इस काम को 2 करोड़ रुपए का काम यहाँ करवा रहे हैं। आज की शुरुआत हम लोगों ने करी है, मशीनें लग चुकी हैं और मैं चाहूँगा कि अगली बारिश से पहले यहाँ पर इस निकासी हो जाए, सफाई हो जाए, गंदगी खत्म हो, भराई कर इसमें अच्छा पार्क बन जाए ताकि सब लोगों की सुविधा लोगों को मिल सके। देखिए सर, कार्य इस मानसून से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देरी के पीछे क्या वजह है? अब हमने तो पैसा दे दिया था, हम लोग तो साधन दे सकते हैं, संसाधन और बजट दे सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई, टेंडर देना, ऑब्जेक्शन आते हैं, अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि बिना किसी का इंतजार करे हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया और राज्यसभा सांसदों के कोष के माध्यम से आज हम टोंक शहर में इस काम को शुरुआत करें। सर, गहलोत घाट पर हाई लेवल ब्रिज का निर्माण हो रहा था, इस मानसून से सबसे पहले उसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन अब तक नहीं हो पाई। इस प्रोजेक्ट को जब हमारी सरकार थी हमने बड़ी मुश्किल से सैंक्शन करवाया था और लगभग 150 करोड़ का ये पुल है और 100 से अधिक गाँवों का, इलाकों का से जुड़ाव सीधा बन जाएगा। लगातार डिले होता रहा, लेकिन अब मुझे बताया गया कि बहुत जल्द जो फाइनल कंप्लीशन है उसका हो जाएगा और जो थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ पानी की निकास की, जहाँ लोग उतरते हैं पुल से, उसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान में जो पुल बन रहे हैं लगभग टॉप 5 पुलों में से, जो जिसमें लागत और पैसा लगाकर लगभग 150 करोड़ रुपए लगाकर हम पुल बना रहे हैं। इस काम को शुरू करें लगभग मेरे ख्याल 5 साल हो गए और अब जाके काम पूरा होने वाला है। देखिए, उपराष्ट्रपति ने हाल ही में इस्तीफा दिया है लगातार। अब सवाल ये कि इस्तीफा दिया गया है या इस्तीफा लिया गया है। कथित रूप से चिट्ठी में लिखा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो अपना पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या से, उनके काम करने के तरीके से लगता नहीं था कि उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बहरहाल निर्णय उनका व्यक्तिगत है, लेकिन कुछ मसला ज़रूर है, क्योंकि उपराष्ट्रपति देश में नंबर 2 का पद है राष्ट्रपति के बाद और एक संवैधानिक पद है। भाजपा और केंद्र सरकार ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं का और संवैधानिक पदों का मान सम्मान किया नहीं है। जिस तरह से इतनी तेज़ी से ये घटनाक्रम हुआ बिना वजह, और बिना वजह तो कुछ होता नहीं है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ घटनाक्रम पर्दे के पीछे हुआ है। सरकार को खुलासा करना चाहिए ऐसे क्या विशेष परिस्थितियां थीं जहां पर एक किसान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अचानक अपने पद से छोड़ना पड़ा। पहले वो गवर्नर थे, उनको राष्ट्रपति बनाया और जब सदन में कार्रवाई होती थी तो हम लोग विरोध भी करते थे, कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग, लेकिन वो एक किसी पार्टी के नहीं है, संवैधानिक पद पर हैं और सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने सीमाओं में रहकर उनका विरोध भी किया, लेकिन इस तरह जो अचानक इस्तीफा दिया गया, इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार, इनको कोई परवाह नहीं है ना संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक पदों की। तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा जरूर होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका भाजपा बड़ाई लेने की कोशिश करती थी कि हमने किसान वर्ग के व्यक्ति को पहली बार उपराष्ट्रपति बनाया है। इनकार करता हूं कि मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया होगा। जरूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ कहा सुना गया होगा जिस वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन ये जो जल्दबाजी से पर्दे के पीछे चुपचाप तरीके से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, लोगों को हटाया जा रहा है, इन कारणों का खुलासा सरकार को करना चाहिए और मुझे लगता है आज नहीं तो कल पूरी बात सामने आएगी, सच्चाई का पता पड़ेगा कि किन कारणों से ये सारा कुछ हुआ। खड़गे जी ने कहा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? क्या कह रहे हैं? खड़गे जी ने कहा कि दाल में कुछ काला है। हाँ, तो खड़गे साहब ने बिल्कुल ठीक कहा
कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। और ऐसे ही तो कोई बैठे बैठे आधे घंटे पर मुसीबत देता नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या परिस्थितियां थीं, क्या मजबूरियां थीं कि धनखड़ साहब जो बड़े लाव लश्कर के साथ उनको राज्यपाल से उपराष्ट्रपति बनाया था, अचानक उनका फेयरवेल भी नहीं हुआ। जो विदाई होती है औपचारिकता होती है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं जब वो पद छोड़ते हैं तो एक उनका भाषण होता है राज्यसभा के अंदर, विदाई होती है, सब नेताओं से मुलाकात करते हैं। जिस तरह से जल्दबाजी से एक तरह से निकाला गया है या छुड़वाया गया है, ये कोई पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, जो भी कारण रहे हों। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज नहीं तो कल कारण बाहर जरूर आएंगे। ये बातें छुपती नहीं है, दबती नहीं है, हकीकत सामने आएगी। डोटासरा जी बार-बार कहते हैं पर्ची सरकार जाने वाली, सरकार का जाना तय है। अब वो 28 में जाती है, उससे पहले जाती है, सवाल ये है। लेकिन जिस प्रकार पूरे प्रदेश में आज माहौल बना हुआ है, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैं समझता हूँ कि सरकार का नियंत्रण बिल्कुल रहा नहीं है और इतने सारे इसमें खिंचाव रह गए हैं मंत्रियों का, बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की, सुन नहीं रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो दावे किए जा रहे हैं, चाहे वो नौकरियों के हों, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हों, चाहे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के हों, सारे दावे खोखले हैं। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अफसरशाही हावी हो चुकी है, आज किसान को ना तो खाद मिल रहा है, अच्छी बारिश हुई है तो जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, बड़े बड़े शहरों में गड्ढे पड़े हैं, मरम्मत हो, निकासी हो, उस पर कोई ध्यान सरकार का है नहीं। सरकार सिर्फ अपना टाइम निकाल रही है और दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं, लोग लॉबिंग कर रहे हैं, मंत्री अलग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री अलग जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अलग जा रहे हैं। तो बार बार ये जो एक समन्वय होना चाहिए सरकार का, वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। नरेश मीणा की जनक्रांति को इसरदा बांध से पानी दिया जाए, क्या कह रहे हैं? टोंक का निर्माणाधीन जो इसरदा बांध है उसको पानी टोंक को भी दिया जाए। हमने हमेशा मांग रखी है कि न्यायोचित कार्रवाई हो, सब जिले के लोगों को पर्याप्त जो संसाधन है वो मिलने चाहिए। और पानी की डिमांड तुम्हारी पुरानी आज की है नहीं। अब सरकार ने MOU किया है मध्य प्रदेश के साथ, अभी तक पता नहीं कि कितना हिस्सा हमारा पानी हमको मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश को जाएगा। ये खुलासा सरकार करने भी जानबूझ के। तो मैंने कहा ना, सरकार घोषणाएं करती है, आधी घोषणा करती है, उस पर अमल नहीं कर पाती है। फिर जो सरकारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विधानसभा वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो चर्चा भी नहीं हो पाती है। अब MOU आज तक किसी को पता ही नहीं है कि उसमें एक्चुअल डिटेल्स क्या हैं। जो MOU हुआ है 3 राज्यों का और मध्य प्रदेश के, हमारा जो है प्रधानमंत्री खुद आए थे, मटके में पानी डाल के चले गए, लेकिन बताए नहीं कि राजस्थान को कितना मिलेगा। इसलिए राजस्थान के हितों का जो रक्षा करनी चाहिए वो सरकार कर नहीं पा रही है। और जो बार बार प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं रिकॉर्ड तो डेवलपमेंट किया है, तो आंकड़े बताइए ना, किस में डेवलपमेंट किया है आपने, कितना पैसा रिलीज किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में विकास ठप पड़ा है, ठेकेदार हड़ताल कर रहे हैं। जो नरेगा के काम, नरेगा जो योजना थी लगभग बंद सी कर दी इन्होंने। हिम्मत नहीं है कि उसको फॉर्मली बंद करें, औपचारिक रूप से बंद करें, लेकिन नाना करते करते वहाँ लेबर बहुत कम हो गई है, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। और नौजवान जो है वो लगातार आक्रोशित है, पढ़े लिखे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किसको जाके दस्तक दें। सुनने वालों को बचा नहीं, ना दिल्ली ना जयपुर। नरेश मीणा की जनक्रांति यात्रा दिखा रहे हैं, जनक्रांति यात्रा को हर व्यक्ति को ये छूट है अपनी बात रखने की, चाहता जो भी कोई काम करे जनता के हित में करे, संयम से करे। और ये तो बड़ा प्रदेश है, हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, लेकिन लोकतंत्र में बेहतर ये रहता है कि हम सब मिलकर अमन चैन की बात करें, लोगों के विकास की बात करें। और जो लोग नौजवानों के हित की बात करते हैं, पूरा अधिकार उनको है और करनी भी चाहिए। बैठे लोग दिल्ली जयपुर में, क्या वो उनको चिंता है किसी बात की? प्रधानमंत्री विदेश घूमने से उनको फुर्सत नहीं है। और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात को लेकर इतना लंबे समय से चर्चा चल रही है, अभी तक वो तय नहीं कर पा रहे हैं। आंतरिक द्वंद्व इतना फैल चुका है, शायद उसी का परिणाम है कि उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा लिया गया है। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो अखबार में खबर पढ़ता हूँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि नड्डा जी का रिप्लेसमेंट कौन करेगा, इस पर अभी आम सहमति नहीं बन पा रही है। और विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को बोलती है, वो निर्णय नहीं कर पा रही है कि कौन अध्यक्ष उनका बनेगा। तो इस प्रकार की बातें होती हैं तो गवर्नेंस में फर्क पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर पे दबाव बनाया विपक्षी दलों ने, चर्चा के लिए राजी हुई, अब PM को भी अब जवाब देंगे उसके अंदर। हम लोगों ने बार बार कहा देश पर, और मुझे जब भी मौका मिला मैंने देश और विदेश में हर बार जाके इस बात को बोला कि भारत की सेना का पराक्रम, उसका कोई सानी नहीं है। भारत की वायुसेना और सेना ने जो कार्रवाई करी, आतंकी जो गढ़ थे, ट्रेनिंग करने वाले कैंप्स, उनको ध्वस्त किया, ये हमारे सेना के शौर्य का एक परिचय है। लेकिन सरकार को भी चर्चा से परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर
सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी तो कहाँ चर्चा होगी। और हम सब सरकार के साथ खड़े थे जब मुश्किल समय था, जब कठिन समय था, जब आक्रमण हुआ पहलगांव में, निर्दोष लोग मारे गए, पूरा देश, पूरा सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ थे और हम आज भी सरकार सेना के साथ हैं। अगर जहाँ तक पाकिस्तान चीन की बात है, लेकिन पूरा घटनाक्रम उस पर चर्चा हो, विस्तार से पता पड़े। जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हमको शायद मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति 25 बार बोल चुके हैं कि मैंने समझौता करवाया है, मैंने शीतलहर करवाई है, मैंने व्यापार का लालच या लोभ या डर दिखाकर ये समझौता करवाया है, 25 बार बोल चुके हैं। उसका खंडन क्यों नहीं करते प्रधानमंत्री जी या प्रदेश की सरकार, देश की सरकार? ये तो पता पड़ना चाहिए ना कि वो किस आधार में बोल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की सीज फायर की घोषणा अमेरिका का राष्ट्रपति कर रहा है, ये कौन इस बात को स्वीकार कर सकता है? कश्मीर पे मध्यस्थता कौन स्वीकार कर सकता है? और सिर्फ विदेश मंत्रालय का कोई प्रवक्ता बोल दे कि हमें मंजूर नहीं है, नहीं, ये उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं और कश्मीर के ऊपर हम किसी भी तीसरे पक्ष की चर्चा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात बोलनी चाहिए, सर ने बोलनी चाहिए। पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव को लेकर डोटासरा जी कह रहे हैं कि उनके जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। अब देख लो, चुनाव से डरती क्यों है सरकार? ना तो छात्र संघ के चुनाव करवा रही है, ना पंचायत चुनाव करवा रहे हैं, ना शहरी चुनाव करवा रहे हैं। उनको मालूम है चुनाव होंगे तो जनता अपना पक्ष रखेगी मतपेटी के माध्यम से और कांग्रेस पार्टी को भारी विजय मिलेगी। तो प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे हैं डोटासरा जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि जानबूझकर चुनावों को डिले किया जा रहा है और ये मौलिक अधिकार है। 6 महीने में चुनाव कराने चाहिए। समय सीमा निकल गई, परिसीमन हो गया, फिर भी डर के कारण ये प्रदेश की सरकार चुनाव कराने से बच रही है।